सभी को नमस्कार, प्रणाम। और आज के इस 4th नेशनल नेचुरोपैथी डे के इस शुभ अवसर पर सरदार वल्लभ विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत अभी समस्याओं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य के संबंध में लोग जागरूक हो रहे हैं, वहीं पर प्रकृति से जुड़ने की भी आवश्यकता आज बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो सुश्रुत संहिता में एक श्लोक वहां आता है, समदोषः समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि जो समग्र स्वास्थ्य है उसके बारे में हमारे शास्त्रों में यह बहुत अच्छे से वर्णित है। वहां पर यह बताते हैं कि आवश्यक है। वहीं WHO की परिभाषा यही कहती है कि हेल्थ इज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। और उन्होंने स्पिरिचुअल कंपोनेंट को भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं समग्र स्वास्थ्य यानी कि होलिस्टिक हेल्थ है वो हमारे प्रत्येक आयाम के लिए जरूरी है। और इसमें हम तभी संभव हो पाता है जब हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। और इसमें प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और प्रकृति ही एक ऐसा तत्व है, प्रकृति ही ऐसी घटक है, और हम लोग प्रकृति को माँ कहते हैं, और वही हमें पोषण और रोग मुक्त बनाने का कार्य भी करती है। तो प्रकृति से जनित प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा मिले, इसलिए भारत सरकार ने इसे 2018 में आयुष मंत्रालय ने 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस यानी कि नेचुरल नेचुरोपैथी डे के रूप में घोषित किया था। और इसी क्रम में ही सरदार वल्लभ विश्वविद्यालय इस क्रम को आगे बढ़ा रहा है और इस 4थे राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को मना रहा है। तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कुलगीत से करेंगे। और कुलगीत के लिए निवेदन आप सभी से कि अपनी जगह पर आप खड़े हो जाए ताकि कुलगीत में हम सभी उसका सम्मान कर सकें। तो निवेदन सभी से कि कुलगीत के लिए आप खड़े हो जाए। यं वैदिकमन्त्रदृशः पुराणम् इन्द्रं यमं मातरिश्वानं वेदाङ्गिनो निर्वचनीयम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशम् शैवायनीशं शिवैक्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथार्विन्निति बौद्धजैना सत्त्विकालेऽपि च सिद्धसन्तः शास्तेऽपि केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज के इस 4थे राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, उसमें सभी निवेदन कि आप लोग माइक को म्यूट ही रखें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो थीम है रोग मुक्त भारत, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर गरिमा जायसवाल जी को कि वो इसकी इंट्रोडक्शन दें, इस थीम की व्याख्या करें। आदरणीय गरिमा जायसवाल जी। धन्यवाद मिस्टर नीलांचल जी। सर्वप्रथम मैं सभी विशिष्ट अतिथियों को, सम्मानीय डीन, सम्मानीय ऑनरेबल वीसी सर और सम्मानीय रजिस्ट्रार सर को मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करती हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी का एक भाग बनकर चतुर्थ
प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मैं अपना योगदान यहाँ पर दे रही हूँ। तो इस चतुर्थ प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की जो थीम है वो है रोग मुक्त भारत। जैसा कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना काल ने जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता पर जो आघात किया है, उससे अभी तक ना जो वृद्ध वर्ग है और जो बाल वर्ग है वो अभी तक उभरा नहीं है। तो इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम अपने आप को पूर्ण रूप से कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम यह अध्ययन करते हैं और हम यहाँ पर अपने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर हम उनको इस तरीके का ज्ञान देते हैं। तो जो रोग मुक्त भारत की जो कल्पना की गई है, तो रोग मुक्त भारत कैसे बने? आज अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो देखते हैं कि 61% जो पॉपुलेशन है वह बहुत ज़्यादा जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है उससे वो ग्रसित है और जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो उससे ग्रसित है। तो ये क्यों? हम अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। अब हम अगर अपने मूल स्वरूप को अगर हम भूले हैं, वो क्यों भूले हैं? क्योंकि हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति से अगर हम जुड़े हुए रहेंगे तो हम रोग मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं। वेदों में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं: आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। तो आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख बाद में आते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो दुख आता है वह है आदि भौतिक दुख। दुख को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? दुख, पीड़ा, मतलब जिस स्थिति में व्यक्ति हंसना भूल जाता है, आनंद होना भूल जाता है, आनंदित होना भूल जाता है, वह दुख है। चाहे वो शारीरिक रूप से आए, चाहे वो मानसिक रूप से आए। तो अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेके अगर हम अपने शरीर रूपी घट को अगर हम स्वस्थ रख सकते हैं तो हमें प्रकृति से जुड़े हुए रहना चाहिए। तो आज का जो विषय है रोग मुक्त भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसमें आज के इस विषय में हम संकल्प लें कि हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे और प्राकृतिक जीवनचर्या को हम अपनाएंगे। आज मैं भी संकल्प लूँगी और मैं यह चाहती हूँ कि आज सभी आप संकल्प लें कि हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे और प्रकृति को माता मानेंगे, क्योंकि माता ही पोषित करती है फिर विकसित करती है। और अगर हम इस तरीके से विकसित होते हुए जाएंगे तो हम निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं, कायाकल्प कर सकते हैं। तो मैं यही आज सभी से आशा करती हूँ कि प्रकृति से जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू नीलांचल सर। प्लीज कंटिन्यू द सेशन। धन्यवाद मैम। अगले क्रम की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्रम के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर पुनीत मिश्रा सर को कि वो वेलकम नोट यहाँ पर दें। सभी अतिथियों उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर पुनीत मिश्रा सर। थैंक यू सर, प्रोफेसर नीलांचल सर। आवाज नहीं आ रही पुनीत सर को। धन्यवाद प्रोफेसर नीलांचल सर। आज अत्यंत हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आज दिनांक 18 नवंबर 2021 को चतुर्थ राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आयोजन सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची झारखंड में संचालित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ एवं मंगलाचरण क्रम में मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हम इस वेबिनार का आयोजन हम अपनी कुलाधिपति सम्माननीय महोदया जयश्री मोहता मैम, प्रो चांसलर सम्माननीय बीके दालान सर एवं हमारे सीईओ सम्माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जी के आशीर्वाद, शुभाशीष एवं मार्गदर्शन में आयोजित कर रहे हैं।
स्वागत क्रम की इसी श्रृंखला में हम हमारे साथ डॉक्टर अजिंक्य पवार जी जुड़े हुए हैं। उनका भी सरला बिरला विश्वविद्यालय के द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम में स्वागत क्रम की इसी श्रृंखला में हमारे सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर गोपाल पाठक सर, कुलपति सरला बिरला विश्वविद्यालय, एवं सम्माननीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर वीके सिंह सर, एवं सम्माननीय संकाय अध्यक्ष फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, क्लिनिकल टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ डॉक्टर सुबानी बारा मैम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। स्वागत क्रम की इसी श्रृंखला में रेस्पेक्टेड एसोसिएट डीन डॉक्टर आर.एम. झा सर, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिंग्विस्टिक्स, रेस्पेक्टेड डीन आईडी एंड सीएस प्रोफेसर संजीव बजाज सर, रेस्पेक्टेड डीन इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस प्रोफेसर श्रीधर वी डांडिल सर का हार्दिक स्वागत एवं आत्मीय अभिनंदन है। अंत में विभाग के समस्त आचार्यगणों एवं विभाग में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का कार्यक्रम जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसके द्वारा हम सभी का आचार्यगणों का और छात्र छात्राओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। उनके उपस्थित होने के लिए सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद प्रोफेसर नीलांचल सर। धन्यवाद सर। इसी के अगले क्रम में, जैसा कि अभी कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो अग्रजों का आशीर्वाद अपेक्षित है, और अग्रज ही हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें कार्यों को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर सुबानी बारा मैम, डीन ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ, सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची को, कि वो आए और अपने ज्ञानवर्धक ज्ञान से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर सुबानी बारा मैम। Thank you, Professor Neelanchal ji. Our most honorable Professor Dr. Gopal Pathak, Vice Chancellor, Sarla Birla University, Dr. P.K. Verma, CEO, SBU, Professor Dr. V.K. Singh, Registrar, SBU, Professor Dandin, Dean Engineering and Applied Science, Professor Sanjeev Bajaj, Dean ID and CS, Dr. R.M. Jha, Associate Dean Humanities, Dr. Parthapal, Associate Dean Engineering, Dr. Ajinkya Pawar, Medical Officer, NABH Coordinator, Assistant Professor in Hospital and Bharati Vidyapit University, deemed university, and all the tutors, students, and those who have joined this link to celebrate Naturopathy Day in this special day. I welcome you all and best of wishes for Naturopathy Day. National Naturopathy Day is observed in India on 18 November every year to promote positive mental and physical health through drugless system of medicine. In this day, in 1945, Mahatma Gandhi became a life chairman of All Indian Nature Cure Foundation Trust and signed the deed with objectives making benefits of nature cure. Naturopathy is an alternative therapy. It is used for a wide range of health issues. Naturopathy medicine is a system that uses
natural remedies to help the body to heal itself. It includes herbs, massage, acupuncture, exercise, nutrition, meditation, and music therapy. The goal of naturopathy medicine is to treat the whole person, not only a part or a system or a sign. It heals mind, body, and spirit. It also heals from the root cause of illness. Some says nature heals, and some says maker heals. नेचर क्योर्स का मतलब है कि नेचुरली हम अपना बॉडी को हील करते हैं नेचर के थ्रू से, और मेकर हील्स का मतलब है कि एक हमारा सृष्टि करता है, हमको बनाया है और नेचर को बनाया है. हमारा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो नेचर ही में हमारा बॉडी को क्योर करने के लिए सब गुण दिया है. इससे हम जानवरों से भी हम सीख सकते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, अपना पेट खराब होता है तो वो अपने आप को जो भी साग पात घास पाता है उसको ईश्वर ने बुद्धि दिया है और वो चून करके उसी घास को लेता है और वो ठीक होता है. तो हम मनुष्यों के लिए भी परमेश्वर ने बुद्धि दिया है और नेचर को समझना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है. क्योंकि हम नेचर से दूर चले गए हैं, इसीलिए हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अधिक दौड़ते हैं और एलोपैथी का बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है. तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबों को सीखने के लिए, हमारा सोसाइटी को, हमारा भारत को रोग मुक्त बनाने के लिए. इसीलिए हमें नेचुरल चीजों के अधिक व्यवहार में लाना चाहिए. हमारे पास हर एक स्टेट में हर एक जगह के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है. जैसे एग्जाम्पल के लिए आज मेरा पेट थोड़ा खराब था तो हमने फुटकल साग का पानी पिया और मेरा पेट बिल्कुल ठीक हुआ. और मैं कही कि मैं आज ही से मतलब आज सुबह ही से मैं नेचुरोपैथी शुरू करती हूँ और मैं सबों को बतलाऊंगी कि आज मैं शुरू की हूँ और हमेशा करती रहती हूँ और आप लोगों को भी मैं बतलाती हूँ. ये फुटकल हमारे झारखंड में है और ट्राइबल्स लोग इसको बहुत यूज करते हैं और ये पेट के लिए बहुत अच्छा है. उसी प्रकार हमारे पास मड़ुआ भी है जो कि हमारा हड्डी को पौष्टिक बनाता है, आयरन डिफिशिएंसी होता है उसको भरपूरी करता है और बहुत सारा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको जानने की इच्छा है. बहुत लोग अभी रागी चाहे मड़ुआ को कहते हैं कि ये छोटे लोगों का खाना है. दैट इज रॉन्ग. हम लोग को एजुकेट करना है कि हमारे पास परमेश्वर ने बहुत सारा चीज खाने के लिए दिए हैं और हम रोग मुक्त हो सकते हैं. तो लेट अस रिटर्न टू द नेचर एंड बी हेल्दी एंड मेक द इंडिया हेल्दी. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. और जी मैम, और जो व्यवहारिक प्रयोग है जो आपने अपने जीवन में आप करते आ रहे हैं और जो उदाहरण आपने दिया ये हम सभी के लिए प्रेरणा है और हम सभी को भी ये अपनाना चाहिए क्योंकि प्रकृति ही जिस तरह से इससे पहले लोगों ने बताया कि प्रकृति हमारी माँ है तो उनको पूजना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए. इसी क्रम में ही जैसा अगले हमारे अग्रज हैं जिनको हम लोग आदरणीय रजिस्ट्रार सर हैं जिनको हम लोग अभी आमंत्रित करने का मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहता है. तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर विजय कुमार सिंह सर को, रजिस्ट्रार सरला यूनिवर्सिटी कराची, कि वो हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें, हमें मार्गदर्शन दें. आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार सिंह सर. थैंक यू नीलाचल जी.
A very good morning to everyone present on this occasion. Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Gopal Pathak ji, Dr. P.K. Verma, CEO of the Sarla Birla University, Dean Nursing, Dr. Subhani Bada, resource person for today's webinar on Rog Mukt Bharat, Dr. Pawar ji, Medical Officer, all faculty members, all deans, associate deans, HOD, staff members, and dear students. We have assembled on this online platform today to celebrate National Naturopathy Day. The day was announced by the Ayush Ministry on the 18th November 18. It was on this date during 1945 when M.K. Gandhi became permanent All India Nature Care Foundation Trust Chairman and accepted the treaty with the object of bringing the advantage of nature cure to all levels of humans. It was on this day during it lays down 6 beliefs and principles: self-healing, analyzing the basic symptoms, harmless treatment, holistic treatment, education in treatment, prevention. Prevention is a great to eliminate harmful elements from the lifestyle to stop difficulties from occurring. A survey discovers that techniques that imply naturopathy may be beneficial in many problems related to so many diseases, depression and others. A naturopathy measures purpose is to heal without harming. This means utilizing all natural techniques that will not enhance your danger of additional health problems. Naturopathy uses both traditional and scientific knowledge in its process. Naturopathy treats the victim entirely, not only his illness. I am sure that today's webinar shall leave a very positive impact on many of the participants today. Thank you everyone and all my best wishes for this webinar. कार्यक्रम के अंत में अपने वक्तव्य के अंत में सरला बिरला विश्वविद्यालय के योगा एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस तरह के आयोजन के लिए और आशा व्यक्त करता हूं कि भविष्य में इसको और भी अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते हुए हम सभी करेंगे और अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथ देंगे। आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर इन ज्ञानवर्धक और इस मार्गदर्शन के लिए। और इसी क्रम में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अजिंक्य पवार जी को। और वो आज के इस वेबिनार के रिसोर्स पर्सन हैं और साथ ही वो मेडिकल ऑफिसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में NIBH के कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर इन नेचुरोपैथी भारतीय विद्यापीठ डीन टू यूनिवर्सिटी में है। और मैं उनका स्वागत करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ होल योगा डिपार्टमेंट एंड नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। सर आपका स्वागत है और अगले क्रम के लिए आपको मैं हैंड ओवर करता हूं आदरणीय डॉक्टर अजिंक्य पवार जी। धन्यवाद नीलाचल जी। मैं सभी मान्यवरों का अजिंक्य पवार जी एक सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। सॉरी प्लीज सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं। कुलपति जी अपने जुड़े हुए हैं तो बस पहले सबको कर लीजिए और काम है फिर पवार साहब बोलेंगे। सर को रिक्वेस्ट कर लीजिए। Very good morning, one and all. Respected Mr. Pawar, all our officials of Sarla Birla University, Dean of Department of Yoga, and all
distinguished faculty members, it is indeed my profound privilege to be here on this day of this Naturopathy Day. As all of us know, we have a very good department of yoga and naturopathy. Naturopathy is a science which has existed since prehistoric period, and that was a science during that era when allopathy was not there and not other kind of branches of this medicine or other kind of even homeopathy was not there. But naturopathy always it worked, whether you see the Mahabharata period or Ramayana period, when the army used to get injured. Then those days also the fight and all, they were there in Mahabharata. We have seen several instances. But they used to treat all those warriors with the help of naturopathy. So it is such a science, well established, and it doesn't need any proof, so that they can claim that our science is one of the best science. And the best part of naturopathy is there is no side effect. So one who is using naturopathy, if you see Mahatma Gandhi's way of treatment, always he had supported naturopathy, and we have like water and soil, whatever this Kshitijas power, Gagan Samira, to time see that various components of this earth are quite helpful for treating our health. So wish you all good luck, and I would like to congratulate the organizers for organizing this conference. And time to time we should have discussion on naturopathy. And with these words, because I have some other meetings also, and due to technology problem, I was unable to connect. So I won't be taking much of your time, and let us, we all are here to listen to Dr. Pawar. And I would like to once again expressing my sincere thanks for inviting me over here, and congratulating our entire team of the Department of Yoga and Naturopathy for organizing this conference. So I wish you all good luck. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your valuable time, sir, and your words of wisdom. And I would like to again invite Dr. Ajinkya Pawar ji to carry on his guidance on today's 4th National Naturopathy Day. Over to you, sir. Yes. सबसे पहले सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार, और सरला बल्ला यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर, डीन, head of department of all the departments, and especially the recently joined within vice chancellor. Thank you so much for calling me. मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का और सभी को इंस्टीट्यूट के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो सेशन शुरू करते हुए मैं प्रेजेंटेशन दूंगा एक 15 से 20 मिनट का। इसमें हम नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा सा गहराई में चर्चा करेंगे, किस हिसाब से नेचुरोपैथी देखा जाता है, किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, और उसी हिसाब से हम बहुत सारा डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हुए मैं सबको तहे दिल से चौथे नेशनल नेचुरोपैथी डे का सबको विश करता हूं कि सब लोग अच्छी तरह से इस नेचुरोपैथी कंसेप्ट को काफी ऊपर की तरफ लेके आए और बहुत लोगों तक पहुंचाएं, ताकि नेचुरोपैथी का जन जागरण अच्छे से हो और लोग जो है, जो इस साल का जो थीम है रोग मुक्त भारत, उसको अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें। मिनिस्ट्री खुद ये मौका हमको दे रही है कि ताकि हम आगे की तरफ आए और नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट आगे की तरफ आए और लोगों को इसका जन जागरण करें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेचुरोपैथी क्या है, किस हिसाब से है, किस तरह से हम उसको देखते हैं और किस हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए हमको और इससे किस हिसाब से लोगों की तरफ हमको पहुंचाना है। तो हम शुरू करते हुए एक थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की तरफ दूंगा और इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़े से 5 मिनट जरूर बात करना चाहूंगा यहाँ पे। तो जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो है, ये काफी
कम से कम मैं कहूँगा कि 40-50 साल से पहले से यहाँ पे है, मगर ये नाम आने से पहले इंस्टीट्यूट का जो नाम था वो काफ़ी अलग था, जिसको बापू भवन करके नाम जाना जाता था। और उसके पहले जो है यहाँ पे डॉक्टर दीनश्याम मेहता करके जो थे, उन्होंने काफ़ी हद तक नेचुरोपैथी का संवार किया। इस इंस्टीट्यूट में उसको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से सहायता ली और आगे बढ़ाने की काफ़ी अच्छी कोशिश की। तो फॉर्मली इसको नेचर क्योर क्लिनिक और सैनिटोरियम कहते थे, जो कि जैसे मैंने आपको कहा कि दीनश्याम मेहता यहाँ पे चलाते थे। और उनके वो एक अनुयायी थे हमारे पूज्य बापूजी के, कि बापूजी ने कहा कि आप नेचुरोपैथी को और बाकी चीज़ों को किस हिसाब से लेके लोगों की तरफ लेके जाएँ। तो उन्होंने यहाँ पे नेचर क्योर क्लिनिक शुरू किया था, तब जाके वहाँ पे हमारे इस इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी और बापूजी उसके लाइफ लॉन्ग चेयरमैन बने। वो हालाँकि एक ही ऐसा ट्रस्ट है जहाँ पे गांधी जी जो है वो लाइफ लॉन्ग चेयरमैन है और बाकी कोई भी ट्रस्ट में वैसे नहीं है। तो बापू भवन जो है वो नेम गांधी जी के नाम से जुड़ा हुआ था, तब उनके बाद में इस इंस्टीट्यूट को नाम पड़ा। और हालाँकि उन दिनों में खुद गांधी जी यहाँ पे आते थे और हमारे यहाँ पे उनका एक अलग सा छोटा-सा रूम है कि जो यहाँ पे रहे रहे हैं। और almost 156 days Gandhi ji had been stayed here and he was being visited almost since 1994। लगातार उनकी यहाँ पे मुलाकातें होती थी लोगों से और वो उनके यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन भी है। लोगों ने गांधी जी ने लोगों को किस तरह से आहार करना चाहिए, किस हिसाब से आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसके बारे में बताया हुआ है। In 1986, something around 22nd December, this institute to become Nature Clinic to become a National Institute of Naturopathy, and then it has formed into the government body, and since then it was under the Ministry of Health and Family Welfare. Now since 2014 it has been under the Ministry of Ayush, and there have been governing body, and the president itself is been from the Ministry of Ayush itself। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूट की जानकारी। तो ये तो मिशन और विजन है कि किस हिसाब से नेचुरोपैथी को आगे लेना है हमको। हमारे इंस्टीट्यूट का खुद का मिशन है कि इसको एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया जाए और लोगों को सिखाया जाए कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब आप गोली जैसे खाते हैं और गोली लेने के बाद बुखार आपका ठीक होने के बाद वो छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथी एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। इसको किस तरह से आप लेंगे वो हम काफ़ी हद तक प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम काफ़ी हद तक ट्रेनिंग देते हैं। नेचुरोपैथी में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ पे, वो हम हिसाब से करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स देते हैं। एक फुल फ्लेज नेचुरोपैथी सेंटर है जो कि ओपीडी बेस पे चलता है। बहुत जल्दी हम आईपीडी बेस का हॉस्पिटल और कॉलेज भी यहाँ पे लेके आएँगे। और एक लिविंग मेमोरियल हमको बनाना है महात्मा गांधी जी का, ताकि लोग जहाँ यहाँ पे आए तो उनको पता चले कि गांधी जी और निसर्गोपचार या नेचर क्योर का किस तरीके का एक संबंध है, और वो संबंध जो है वो काफ़ी गहरा है। तो अगर देखे जाए तो कभी भी आप महात्मा गांधी का कोई भी बुक उठा लेंगे तो उनको ज़रूर आपको निसर्गोपचार और गांधी जी के बारे में काफ़ी हद तक संदर्भ मिलेगा, किस हिसाब से है वो। तो ऐसे ही बताते हुए हमारे यहाँ पे ओपीडी चलता है, तो उसमें फ्री कंसल्टेशन देते हैं हम मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक, जिसमें सिर्फ बीएनवाईज ग्रेजुएट है, जो क्वालिफाइड नेचुरोपैथ्स है, डॉक्टर्स, वो लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो नेचुरोपैथी क्लिनिक जो चलता है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक चलता है, जिसमें हाइड्रोथेरेपी दिया जाता है, मसाज थेरेपी दिया जाता है, फिजियोथेरेपी दिया जाता है, एक्यूपंक्चर होता है, एक्सरसाइज थेरेपी होता है और डिसीज ट्रीटेड, इसमें कोई लिस्ट नहीं है। ज़रूर हमारी तरफ से या और नेचर क्योर में जहाँ तक उसका इलाज हो सकता है हम ज़रूर यहाँ पे करते हैं। हमारे यहाँ पे रेगुलर योगा क्लासेस चलती हैं, सुबह 4 शाम को 4। कोरोना के टाइम में थोड़ा-सा कम हो गया था, मगर अभी धीरे-धीरे वो जो लय है वो पकड़ रहे हैं, ताकि लोगों को योगा का जो प्रभाव और उसका जो इफेक्ट वो मिलते रहें। सर यस प्लीज। डॉक्टर अजिंक्य सर। हाँ जी। सर आपका स्क्रीन फ्रीज है, मैं सिर्फ पहला स्लाइड ही दिख रहा है सर। अगर कुछ अगर वैसा है कि आप पहले स्लाइड शेयर एक मिनट। अब दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट मैं वापस फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे निवेदन कि आप जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको आप नोट करें। ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपको यह जानने के लिए कि नेचुरोपैथी का जो उद्भव है, विकास है और का जो आगे का क्रम है वो किस प्रकार का हो सकता है, रोग मुक्त भारत में कैसे एक प्राकृतिक चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन कि वो इन चीज़ों को नोट भी करते रहें और उसको लिखें भी। अभी शेयर किया हुआ दिख रहा है सर? तो फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है सर आपको? फर्स्ट स्लाइड दिख रही है, 1 मिनट। अच्छा, अभी दूसरी स्लाइड दिख रही है? नहीं सर। अरे, आप एक बार प्रेजेंटेशन मोड में करके देखिए। हाँ, अब हो गया सर। हो गया है अभी? हाँ सर, एक प्रेजेंटेशन मोड आता है ना सर नीचे में सर, 1 मिनट। हाँ, अगर उसको आप कर दें तो जी। अभी आ रहा है वो? दिख तो रहा है सर, 1 मिनट बस। शायद ये नेटवर्क का थोड़ा सा हो सकता है मे बी। अच्छा, बाद बाकी स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं, स्लोली चेंज हो रहे हैं। हो रहा है अभी स्लाइड्स चेंज? सर सेकंड स्लाइड हमें दिख रहा है सर। अच्छा, क्या दिख रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और पुणे हाँ केम सर, इनटू फॉर्मली जो एग्जिस्टेंस। नेचर के, हाँ सर, ये फॉर्मली जो नेचर के क्लिनिक का जो है वो दिख अच्छा, रहा है। वही दिख second रहा है, slide। दूसरा दिख नहीं रहा है। दूसरा ही दिख रहा है सर, सेकंड स्लाइड। हाँ मतलब अच्छा, जो आप 1 मिनट, 1 मिनट। इसको क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है? अभी तक शेयर नहीं हुआ है सर, अभी दिख नहीं रहा हाँ, है। 1 मिनट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे निवेदन कि थोड़ा धैर्य बना के रखिए, और इस तरह की चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजिकल जो भी चीजें हैं, आप लोगों से निवेदन कि धैर्य बना के रखें। सर ये दिख रहा है अभी? मिशन एंड विजन दिख रहा है सर। हाँ, तो मैं इसी हिसाब से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ा स्क्रीन करता हूँ तो आई गेस वो फ्रीज होता है जी इसकी स्क्रीन। ठीक ओके है? ओके सर। हाँ, तो ओके हमने थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड जान लिया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पे है, उनके मिशन और विजन क्या है, और हमने सर्विसेज भी देखी थी कि क्या सर्विसेज देते हैं हम। तो हमने ये भी देखा था कि मॉडर्न नेचुरोपैथी क्लिनिक किस हिसाब से हमें यहाँ पे होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो मैंने कहा कि योगा क्लासेस होती हैं, तो जनरली सुबह 4 और शाम को 4 होती हैं, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट 40 से 45 हर एक पार्टिसिपेंट उस बैच में, एक बैच में हो सकता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे वीकली लेक्चर्स होते हैं नेचुरोपैथी के ऊपर, जैसे कि डिसीज है, लॉन्गेविटी है, योगा है, अदर ड्रगलेस थेरेपी किस हिसाब से है। उसके बाद अलग-अलग लैंग्वेजेस में भी हमारे यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं। एक फुल डे का वर्कशॉप भी अपने यहाँ पे होता है कि जो कि हम सुबह 9:30 से लेके दोपहर के, अभी हमने हालाँकि ये कोरोना की वजह से टाइम थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो कि सिर्फ 9:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक होता है, जिसमें हम बेसिक नेचुरोपैथी कवर करते हैं, और वो अलग-अलग प्रयत्न करते हैं कि वो एक पूरे दिन का सेशन हो जिसमें सारे सेशंस कवर हो। एलोपैथी मेडिसिन से लेके नेचुरोपैथी, योगा और डाइट की तरफ से। उसके बाद हमारे यहाँ पे रीजनल वर्कशॉप्स होते हैं, अलग-अलग लैंग्वेजेस में होते हैं, जो कि पुणे एक ऐसा एक मल्टीकल्चरल सिटी है जहाँ पे आपको हर एक अलग-अलग लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, तो इसलिए उस हिसाब से उस एम को जानते हुए, समझते हुए हमने उस हिसाब से रीजनल लैंग्वेज रखे हैं। और हालाँकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट, हम इस प्रोग्राम को काफ़ी हद तक, हिंदी को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हुए लोगों की तरफ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक फैसिलिटी, जो अलग-अलग फैसिलिटी है, उसमें हम डाइट सेंटर चलाते हैं, जहाँ पे नेचुरोपैथी डाइट सेंटर और नेचुरोपैथी डाइट लोगों को दिया जाता है। हम जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स के लिए, वो हालाँकि वहाँ पे हर एक तरीका, वहाँ पे हर एक फूड आइटम वहाँ पे मिलेगा ही ऐसा नहीं, मगर जो ज़रूरी बताया जाता है, वो ज़रूर बेसिक जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं। हालाँकि कुछ हमारे यहाँ पे नेचुरोपैथी थाली मिलती है, वो भी लोग वहाँ पे बड़े अच्छे से खाते हैं, लोगों को काफ़ी पसंद है। तो हालाँकि वो डाइट सेंटर उस हिसाब से लोगों को सर्विस देता है। हमारे यहाँ पे एक हेल्थ शॉप है, जो कि हेल्थ शॉप में हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक अलग-अलग बुक्स है बेचने के लिए, उसके बाद हेल्थ प्रोडक्ट्स है, जो कि लोग जो हमारे यहाँ पे आते हैं, वो हालाँकि वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ नेचुरोपैथी के जो भी ट्रीटमेंट्स में लगने वाले छोटे-मोटे साहित्य हैं, जैसे कि पैक्स है, लपेट है, जो भी एक्यूपंक्चर नीडल्स हैं, एक्यूप्रेशर के पेन हैं, तो वो सारा चीज़ जो है हमारे यहाँ पे हेल्थ शॉप में मिलता है। हमारे यहाँ से हर एक महीने निसर्गोपचार वार्ता करके एक मैगज़ीन निकलता है, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश में हाफ पब्लिश करते हैं, और इसका एक साल भर का कोई भी इंस्टीट्यूट अगर लेता है तो उनको उनके पते पे वो हर महीने 1 या 2 तारीख तक
पहुंच जाता है। तो इस हिसाब से वो मंथली मैगजीन निकलता है, उसमें सारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो सारे डॉक्टर्स लिखते हैं और नेचुरोपैथ्स लिखते हैं, जो कि उन्होंने कुछ पेशेंट्स के ऊपर पेशेंट्स को दिया हुआ है ट्रीटमेंट, या फिर उससे कुछ इफेक्ट हुआ है, उपयोग हुआ है, तो वो जरूर हम नेचुरोपैथी मैगजीन में पब्लिश करते हैं। हमने रिसेंटली हालांकि पिछले साल भर के अंदर हमने एक एनाइन ट्राइबल प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जहाँ पे हम एक छोटा सा ट्राइबल यूनिट है, उसमें ज्यादा करके हमने पेशेंट जो है वो ट्राइबल लोग वहाँ पे आए, उस नेचुरोपैथी का अच्छे से उसका उपयोग करें और लोगों को उसका फायदा हो। उसके साथ हम हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज करवाते हैं उसका एक छोटा सा यूनिट भी हमने उस ट्राइबल प्रोजेक्ट में शुरू करवाया है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, उसमें एक TATC करके कोर्स चलता है, वो जो 1 साल का चलता है, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे जब वो TATC कोर्स करते हैं तो उनको अच्छे से एक नेचुरोपैथी का बेसिक थेरेपी कोर्स करवाते हैं, ताकि जब वो पास आउट हो, बाहर निकले, तो वो एक अच्छे नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट का नाम कमाए। उसके बाद अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर है 10 दिन का, मसाज थेरेपी है, नेचुरोपैथी कुकिंग कोर्सेज है, फिटनेस कोर्सेज है, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। और ये एक एजुकेशनल कोर्सेज है, जो कि जो BA वाइज पास आउट है उनको अगर ये कोर्स करना है तो वो फेलोशिप कोर्सेज कर सकते हैं। वो फेलोशिप इन गांधीयन स्टडीज है, फेलोशिप इन एक्यूपंक्चर, फेलोशिप इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो ये अलग अलग कोर्सेज अपने यहाँ पे होता है। तो अपना सब्जेक्ट था उसकी तरफ बढ़ते हुए अभी हम बातचीत करेंगे कि निसर्गोपचार क्या है और ये किस हिसाब से बेसिकली देखा जाता है। तो आप सबको पता है कि नेचुरोपैथी इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रीटिंग डिसीज विद द यूज ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर। तो प्रकृति में जो तत्व है उन तत्वों को लेके जब हम एक विज्ञान के मात्रा की तरह वो लोगों तक पहुंचाए और एक डिसीज को ट्रीट करते हुए उसको इस्तेमाल करें, तो वो उसको हम बेसिकली नेचुरोपैथी कहते हैं। तो नेचुरोपैथी के बहुत अलग अलग अंग हैं, कोई लोग नेचुरोपैथी कहता है, कोई लोग नेचर क्योर कहते हैं, हालांकि उनका दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, सिर्फ एक टर्म जो है वो अलग है। तो हमको पता है कि नेचुरोपैथी जो है वो ज्यादा करके लोगों को मतलब जैसे आप पेशेंट देखते थे मोटापा कम करने के लिए होता है, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए होता है, मगर हम ऐसे बेसिकली हमको इस हिसाब से देखना है कि नेचुरोपैथी ये दोनों तरफ से काम करता है, मतलब प्रिवेंटिव भी काम करता है, क्यूरेटिव भी काम करता है। तो हमारे यहाँ पे नेचुरोपैथी में हमको एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, मैं कहूंगा कि हमको बहुत बड़ा उपयोग है इसका, कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो प्रिवेंशन और क्यूरेटिव दोनों तरफ से काम करे। आप एलोपैथी देख लो, आप होम्योपैथी देख लो, आप आयुर्वेद देख लो, जब तक आपके शरीर में रोग उत्पत्ति नहीं होती तब तक आप उस डॉक्टर के पास नहीं जाते। मगर नेचर क्योर का ऐसा नहीं है। नेचर क्योर जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका है। तो नेचुरोपैथी हमेशा ही प्रिवेंशन का काम करेगा, मतलब अगर आपके शरीर में कोई रोग हो रहा है, अगर आप नेचुरोपैथी ठीक से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हर रोज के जीवन में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्रिवेंशन मतलब प्रतिबंधक जैसे काम करेगा। और क्यूरेटिव मतलब डेफिनेटली वो रोग को मुक्त करने का या फिर रोग से आपको सहजता से बाहर निकालने के लिए नेचुरोपैथी जो है वो बहुत एक अच्छा तरीका है और उस हिसाब से वो काम भी करता है। तो नेचुरोपैथी बेसिकली इन 5 तत्वों पे खड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं पंचमहाभूता, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों पे, पंचमहाभूताओं के ऊपर नेचर क्योर खड़ा हुआ है और इस हिसाब से वो हर एक चीज अपने शरीर में ढाला हुआ है और हर एक अपने शरीर में हर एक जो चीज बनी हुई है इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। तो जब भी इन तत्वों में कमी होती है या फिर कोई तत्व बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। तो इन सारे तत्वों को अगर आपको संभालना है, ठीक करना है, तो आपको करना क्या है, तो आपको नेचुरोपैथी या फिर नेचर क्योर फॉलो करना है। मतलब आपको नेचर को फॉलो करना है और फॉलो करते हुए क्या करना है, तो उन तत्वों को अपने आप में मिलाना है, ताकि जो भी शरीर में तत्वों ऊपर नीचे हो गए उनको बैलेंस एक जगह पे करे और उसका फायदा जो है अपने शरीर से मिले। तो देखा जाए तो हम पंचमहाभूता की जो मेन कंसेप्ट वही है कि आपके शरीर में जो पंचमहाभूता है उन्हीं से आपके शरीर के अंग बने हुए हैं। तो पृथ्वी से जो आपके शरीर में जो भी शरीर में जो भी हिस्सा जो है वो कठिन है या स्थिर है, वो जो बना है वो पृथ्वी के अंग से बना हुआ है। तो वो हमारे शरीर में बॉडी जो है वो बोन, टीथ, फ्लैश है, ये सारा पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। उसके बाद हमारे शरीर में जो अग्नि है, ये जो सारा है अग्नि जो है वो अपने शरीर में एक मेटाबॉलिज्म या फिर चयापचय क्रिया जिसको कहते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम उससे उसको दर्शाती है। उसके बाद वायु जो अपने शरीर में है वो एक मस्कुलर मूवमेंट बताती है, या फिर आपके शरीर में इंटेस्टाइन में जो भी वायु बहता है, जो कि वो वायु रहना जरूरी है उतना ही, तो वो दर्शाता है। उसके बाद आकाश मतलब खालीपन, जो खालीपन है अपने शरीर में अगर है या फिर
मैं कहूंगा कि अपने शरीर में कहीं जगह पे खालीपन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके नाक में जो खालीपन है वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब आप पेट खाली होता है तो वो खालीपन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पेट आप 24 घंटे 12 महीने भरा 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 अगर रहेगा तो डेफिनेटली आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी। और जल, हमारे शरीर में जो भी पानी है, आपके शरीर में जो भी खून है, वो सारा जो है वो जल तत्व से बनाया हुआ है। तो इन्हीं तत्वों में जब ऊपर नीचे होता है या फिर उसमें कुछ उसकी मात्रा जो है वो कम ज्यादा होती है, तो अभी आपके शरीर में बहुत सारे रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हमको वही अगर मेंटेन करना है तो जरूरी क्या है, तो इन तत्वों को हम ठीक से संभालें। और इन तत्वों को कहाँ से संभाले, तो नेचर से ही संभाले, निसर्ग से ही अपने आप को उन तत्वों की मात्रा भरे ताकि उससे ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो हम इसके बीच में और ज्यादा ना जाते हुए सीधा हम देखेंगे कि किस हिसाब से नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट जो है किस हिसाब से दिया जाता है और किस हिसाब से उसमें काफी हद तक उसका फायदा होता है। तो निसर्ग उपचार में या फिर नेचुरोपैथी ये बेसिकली 5 या 6 चीजें इस्तेमाल की जाती है। और हम कहते हैं कि नेचुरोपैथी ये सिर्फ एक चीज से नहीं दिया, एक चीज से उसकी सहजता नहीं होती या फिर उसकी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। नेचर क्योर इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो हमने जैसे देखा था कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट भी नेचुरोपैथी में उस हिसाब से करते हैं। तो जैसे कि फास्टिंग थेरेपी है, जो आपके शरीर में, फास्टिंग मतलब उपवास, और उपवास आपके शरीर में जो आकाश तत्व है उसको बढ़ाने की काफी हद तक कोशिश करता है। हाइड्रोथेरेपी, जो कि आपके शरीर में जल तत्व और वायु तत्व दोनों को सहने में काफी तक मदद करता है। मड थेरेपी जो है वो मड थेरेपी आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को संभालने के लिए काफी तक मदद करता है। उसके बाद है मसाज थेरेपी, जो कि आपके शरीर में वायु तत्व जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सहजता लाने के लिए काफी हद तक मदद करता है। हालांकि योगा थेरेपी में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि हमको योगा थेरेपी अपना आज का टॉपिक का हिस्सा नहीं है। और दूसरा जो है न्यूट्रिशन थेरेपी। तो हम निसर्ग उपचार में ये जरूर मानते हैं कि ये सारे तत्वों के साथ खाना एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेचर क्योर का। हालांकि अगर हम ये 5 तत्व देखेंगे और खाना देखेंगे तो ये ठीक से बराबरी हिस्से में बटा हुआ है कि 50% और 50 जो प्रतिशत है वो सारा का सारा 5 तत्व है, और बचा हुआ 50 जो प्रतिशत है वो सारा का सारा खाने के ऊपर डिपेंड है। तो आप जिस तरह से खाना खाते हैं उस हिसाब के आपके शरीर में उस रोगों की उत्पत्ति कम होना या फिर ज्यादा होना या फिर रुक जाना, ये सारा खाने के ऊपर डिपेंड है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किस हिसाब से उस खाने को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो फास्टिंग थेरेपी, जो जैसे मैंने आपको कहा कि फास्टिंग थेरेपी ये सबसे पहला जो कहते हैं कि मैं कहूंगा कि हमारा एलोपैथी में जैसे सबसे पहले पेनिसिलिन की उत्पत्ति हुई थी हर एक रोगों को मुक्त करने के लिए, वैसे ही निसर्ग उपचार में उपवास जो चिकित्सा है ये हमारा पेनिसिलिन है। हालांकि उसमें इस्तेमाल करना किस हिसाब से किया जाता है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। हम ऐसे ही ओपीडी कंसल्टेशन में किसी को भी फास्टिंग नहीं दे सकते। उसके लिए उस पेशेंट को 12 से 24 घंटा डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा, तब जाके हम उसको फास्टिंग ठीक से दे सकते हैं, उस हिसाब से उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो ये होना बहुत जरूरी है। तो फास्टिंग थेरेपी रेफर्स टू कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम फूड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक पर्पस। मतलब हाँ, डेफिनेटली फास्टिंग जो हम करवाते हैं तो फास्टिंग करवाने के लिए आपको बेसिकली समझना यही है कि हमारा निसर्ग उपचार का उपवास और बाकी उपवास में काफी अंतर है। मतलब जैसे नवरात्र में उपवास किया जाता है, हिंदू धर्म में जैसे कुछ स्पेसिफिक टाइम किया जाता है, या फिर जो अपने अपने अलग धर्म है उस धर्म में जो उपवास किया जाता है वो उपवास और ये उपवास काफी हद तक अलग है। इसमें इस उपवास में हम सिर्फ पानी के अलावा मुंह में कुछ नहीं ले सकते, तो वो जरूरी है। मगर ये उपवास जो है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही सीमित रखा जाता है, ताकि लोगों को देखा जाए कि एक मेडिसिन है और मेडिसिन को कब लेना चाहिए जब उसकी जरूरत है, और कब रोकना चाहिए उसकी जब जरूरत खत्म होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं जरूर कहूंगा कि हम कहते हैं कि फास्टिंग थेरेपी इसका ये करता है, ये उसका ये उपयोग है, वो उपयोग है, मगर लोग जो है या फिर अभी तक जो आप देखेंगे तो लोग पूछते हैं कि ये सच में प्रूफ है या फिर इसका कुछ प्रूफ दिखाओ। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारे नेचुरोपैथी के ऊपर या फिर फास्टिंग थेरेपी पर काफी तक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। हाँ, मैंने उनका एक थोड़ा सा विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टडीज ऑन 10 of thousands of patients suggest that fasting and drinking only water helps to eliminate as variety of diseases to maintain health afterwards as long as the patient follows a natural hygiene। ये डेफिनेटली मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ फास्टिंग करने की वजह से काफी हद तक रोग जो है वो शरीर से बाहर से निकलने काफी तक मदद करता है। उसमें ये देखा गया है कि इंप्रूवमेंट इन इंसुलिन एंड ब्लड शुगर कंट्रोल, न्यूरोनल रेजिस्टेंस टू इंजरी एंड जनरल हेल्थ इंडिकेटर्स। मतलब फास्टिंग जो है वो काफी हद तक
जो ज्यादा करके जो मोटे पेशेंट्स हैं, जिनको मोटापा कम करना है, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, और काफी लोग जो है वो बहुत इंसुलिन से इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें जो है फास्टिंग थेरेपी काफी हद तक उनको मदद कर चुका है। उसके बाद एक ऑल्टरनेट डे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का भी एक डाइट होता है। ये हालांकि थोड़ा सा अलग प्रकार है उपवास का, क्योंकि कैसा है, एक फास्टिंग जो है वो एक फास्टिंग हम सब पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम जरूर पेशेंट को दे सकते हैं कि किस हिसाब से उनको फास्टिंग देना है, ताकि उनको तकलीफ भी ना हो और उसका एक सही से उनको फायदा भी हो। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फास्टिंग। अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो एक शॉर्ट टर्म फास्टिंग होता है, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म फास्टिंग होता है। हालांकि शॉर्ट टर्म फास्टिंग ये 1 या 3 दिन के लिए किया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के 2 करने के अलग तरीके हैं। वो एक अल्टरनेट डेज भी किया जा सकता है, या फिर हफ्ते में 5 दिन उपवास और 2 दिन खाना, उस हिसाब से भी किया जा सकता है। उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और जो लंबा फास्टिंग है, लॉन्ग फास्टिंग जो है, वो हालांकि करने का तरीका और कितने दिन के लिए, ये कंप्लीटली डिपेंड है उस पेशेंट के, मरीज के हालत के ऊपर। मगर ये ज्यादा करके लॉन्ग फास्टिंग ये आईपीडी हॉस्पिटल में ही करवाया जाता है। और मैं ये कहूंगा कि जरूर ये लॉन्ग फास्टिंग जो है वो आईपीडी हॉस्पिटल में ही करवाया जाता है, ताकि वो 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहे। तो यूजुअली लॉन्ग फास्टिंग जो है हमेशा 15 से 21 दिन तक चलता है। हालांकि इसका ड्यूरेशन जो है वो लंबा, अगर आप लॉन्ग फास्टिंग कहेंगे तो उसको डेफिनेटली इसका जो ड्यूरेशन है वो हमेशा ही 12 से 15 दिन तक का होगा, तभी उसको हम लॉन्ग फास्टिंग कर सकेंगे। पर्पस तो काफी अलग है, थेरेपेटिक पर्पस है, रिलीजियस पर्पस है। तो हम तो डेफिनेटली कहेंगे पॉलिटिकल फास्टिंग भी उसका एक पर्पस है कि लोग उसको फास्टिंग कर दें, मगर इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं। तो आगे बढ़ते हुए हाइड्रोथेरेपी, ये तो सबको चीज पता है कि हाइड्रोथेरेपी किस हिसाब से दिया जाता है। हाइड्रोथेरेपी के काफी अलग अलग प्रकार हैं। तो उसमें हिब्बा दिया जाता है, स्पाइनल स्प्रे दिया जाता है, इमर्शन बार दिया जाता है, अंडर वाटर मसाज दिए जाते हैं। तो एक एक प्रकार के चित्र अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हिब्बात है, जहाँ पे पेशेंट जो है, तो मैंने जैसे आपको पेनिसिलिन फास्टिंग के बारे में बताया था, वैसे ही हिब्बात या फिर हिब्बात के अलग अलग प्रकार के नाम है। तो हालांकि हिब्बात काफी हद तक आपके पेट के तकलीफ को, कमर की तकलीफ को, या फिर शरीर के निचले भागों को काफी हद तक मदद करने के लिए मदद करता है। और ये हिब्बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा, मैं कहूंगा कि जैसे कहते हैं कि एन एप्पल डे कीप अ डॉक्टर वे, उस हिसाब से हिब्बात भी उसी तरफ से मैं जरूर कहूंगा कि दिन में एक बार अगर आप हिब्बात लेंगे तो पेट की सारी गर्मी जो है, डिसीज को रोग मुक्त करने के लिए काफी हद तक ये जरूर फायदा करेगा। उसके बाद ये उस हिसाब से है। उसके बाद फुल मड बाथ है। तो मड बाथ के काफी अलग अलग प्रकार है। फुल मड बाथ दिया जाता है, लोकल मड बाथ, लोकल मड का एप्लीकेशन किया जाता है, जो कि लोगों को उस हिसाब से और उसी अंग पे दे जहाँ पे उनको तकलीफ है। ठीक है, तो मड थेरेपी जैसे मैंने आपको कहा कि वो फुल मड बाथ भी दे सके या फिर लोकल मड बाथ भी दे सकते हैं। तो बेनिफिट्स तो काफी हैं इनके मड बाथ के। तो हालांकि देखा जाए तो ये ज्यादा करके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफी काम करता है, इंप्रूव स्किन टेक्सचर करने के लिए काफी मदद करता है। उसके बाद शरीर में जो जॉइंट्स है, मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए काफी हद तक मदद करता है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए काफी हद तक मदद करता है। तो ये हालांकि मड थेरेपी जो है वो बहुत ही डिटेल में शरीर में काम करता है। और अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको कहा कि मड जो है वो आपके शरीर में पृथ्वी तत्वों को संभालने के लिए काफी हद तक मदद करता है। तो जैसे ही आप मड लगाएंगे तो डेफिनेटली मसल्स में और जॉइंट्स में काफी हद तक मदद करने के लिए मदद करेगा। और शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है जिसको हम त्वचा कहते हैं, उसको भी सहजता लाने के लिए, उसमें भी टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जैसे ही मड थेरेपी लगाते हैं तो शरीर, जो स्किन के अंदर आपके छोटे छोटे ग्लैंड जो है वो शरीर में गर्मी तैयार करते हैं, उसके बाद पसीना तैयार करते हैं, तो उनको सारा सबको साफ करने के लिए और उनको उत्तेजित करके उनका काम सहजता करने के लिए मड थेरेपी जो है वो काफी अच्छा काम करता है। तो देखा जाए तो मसाज थेरेपी तो काफी डिटेल में है। मसाज जो है वो यूजुअली मसाज सबने कभी ना कभी तो लिया होगा और उसका फायदा जो है वो सबने कभी ना कभी तो महसूस जरूर किया होगा। तो massage therapy, it is a combination of science and art, provides a relaxing experience by specialized hand strokes on the body to relax the mind and body to eliminate stress scientifically। तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा मसाज जो है वो बेहतर करता है। तो हालांकि मसाज करने का तरीका अलग हो सकता है, जिसमें ऑयल का मसाज हो सकता है, पाउडर का मसाज हो सकता है। उसके बाद मसाज में नेचुरोपैथी में और पंचकर्मा में डिफरेंस यही है कि पंचकर्मा में ज्यादा करके मसाज जो है वो तेल के ऊपर डिपेंड है, उनको कोई मसाज की मूवमेंट्स वो ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हालांकि नेचुरोपैथी में ये काफी अलग है। नेचुरोपैथी में हम ज्यादा करके मूवमेंट्स पे ध्यान देते हैं, जो जरूर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि तेल हमको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक हमको जो नेचुरोपैथी में जो मसाज है वो काफी हद तक आपको
एक डिफरेंट मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करके उसके बेहतर फायदे जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता है। तो उसके बेनिफिट्स काफी अलग अलग हैं। उसका इफेक्ट जो है वो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे है, नर्वस सिस्टम पे है, स्किन पे है, ब्लड सर्कुलेशन पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, एलिमिनेशन पे। तो उस हिसाब से बेसिकली मसाज जो है वो काफी बेहतर अलग अलग शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। तो योग थेरेपी तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो सीधा न्यूट्रिशन थेरेपी के बाद बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है, हालांकि नेचुरोपैथी में न्यूट्रिशन थेरेपी या फिर डाइट थेरेपी काफी अलग अंग से देखा जाता है। तो फास्टिंग थेरेपी एंड डाइट थेरेपी ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली जो भी डाइट दिया जाता है वो बेसिकली 3 हिस्सों में दिया जाता है। एक है एलिमिनेटिव डाइट, दूसरा है सूदनिंग डाइट और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव डाइट। तो ये 3 जो डाइट है वो हर एक का कैरेक्टरिस्टिक, हर एक का उपयोग जो है वो काफी अलग अलग है। एलिमिनेटिव डाइट जो दिया जाता है वो हमेशा ही शरीर से एलिमिनेट करने के लिए, मदद करने के लिए ही दिया जाता है। तो एलिमिनेटिव डाइट हमेशा ही फास्टिंग के साथ कंबाइन किया जाता है और उसी एलिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए वो प्लान किया जाता है। सूदनिंग डाइट जो है, जो कि उन पेशेंट्स को दिया जाए जाकि उसमें वो लोग ढंग से ना कंप्लीट एलिमिनेशन कर सकते हैं, ना ही वो शरीर में जो जरूरी अंग जो पोषण है वो शरीर को अगर मिल नहीं रहे हैं, तो सूदनिंग डाइट जो है वो दिया जा सकता है। जैसे कि किसी पेशेंट को एसिडिटी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो उन पेशेंट में आपको सूदनिंग डाइट देना है, जैसे कि वो पेट को सूदन करे, पेट को अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचाए। और तीसरा जो है वो कंस्ट्रक्टिव डाइट जो है वो हमेशा ही शरीर में उभारी लाने के लिए, शरीर को और अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है। हालांकि कंस्ट्रक्टिव डाइट नेचुरोपैथी में इसके काफी अलग अलग कंसेप्ट है, मगर अगर हम मॉडर्नाइज नेचुरोपैथी से देखा जाए या फिर मैं बोलूंगा ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी कंस्ट्रक्टिव डाइट देखा जाए, तो ये प्योरली मैं कहूंगा कि वेजिटेरियन डाइट के ऊपर ही बना हुआ। उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो प्रोटीन में दालें हैं, अलग प्रकार के पल्सेस है, वो कि लोगों को दिया जाए और उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, शरीर में काफी हद तक अच्छा तरीके से प्रोटीन मिलता रहे, लोगों को उसका फायदा हो। तो उस हिसाब से सूदनिंग डाइट, कंस्ट्रक्टिव डाइट और एलिमिनेटिव डाइट लोगों को दिया जाता है नेचुरोपैथी के अंदर। तो उस हिसाब से डाइट जो है वो पेशेंट के प्रकृति के ऊपर और पेशेंट को किस चीज की जरूरी है वो ध्यान में रखते हुए प्लान आउट करके वो पेशेंट को दिया जाता है। तो हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे नेचुरोपैथी के। तो नेचर क्योर फॉर फिटनेस, मतलब नेचर क्योर जो है या फिर नेचुरोपैथी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या थम्स रूल है। तो सबसे पहले ये 5 रूल है, जिस 5 रूल में हमको ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ ना ही प्रिवेंशन का काम करेंगे, बल्कि इसके अलावा वो शरीर में काफी हद तक रोगों को मुक्त करने के लिए भी मदद करेगा। मगर जैसे हम कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, मतलब अगर आप एक सेब खाते हैं तो शरीर में जो भी रोग होने वाले हैं उसको कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। उसी हिसाब से नेचुरोपैथी के कुछ 5 थंब रूल्स हैं, वो हम सब लोग या फिर किसी को भी आप जब बताते हैं तो ये इसका जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो है वो है ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ इंटेक ऑफ वाटर, मतलब दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लेना बहुत ही जरूरी है। भले कोई भी सीजन हो, गर्म का सीजन हो, ठंडे का सीजन हो, थोड़ा सी मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं, मगर डेफिनेटली 2 से 3 लीटर पानी इंटेक लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ईट 2 मील्स अ डे, ये भी बहुत जरूरी है कि दिन में कम से कम 2 बार खाएं। हालांकि अलग अलग डाइट के प्रकार होते हैं, मगर आपको नेचर के हिसाब से जीना है तो यूजुअली देखा जाता है कि जब आपको भूख लगती है तभी खाना चाहिए। तो हालांकि देखा जाए तो हमको भूख कब सबसे ज्यादा लगती है, जब हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो थकावट महसूस होती है और हमको शरीर में जो पेट में हलचली लगती है और हमको तब भूख लगती है। तो सबसे पहले जब भी आप खाना खाते हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो काफी हैवी करें, ताकि खाना जो है आपके शरीर में ठीक से जाए, उसी टाइम जाए जब आपको एक्चुअली उसकी जरूरत है, तो उस टाइम खाए। और शाम, और जो ईट 2 मील्स अ डे है वो हम डेफिनेटली वो शाम के 5 से 6 बजे के बीच में कर सकते हैं, या फिर ठीक 12 घंटे के बाद आप शाम को जो खाना है वो हल्का कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अगर ये आप 2 बार खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में जितनी पोषण की मात्रा है वो भरने के लिए मदद लगेगी और आपको सही में भूख लगेगी। अब सब लोग अगर अपने शरीर की भूख को देखेंगे तो आपको भूख लगती है तब नहीं खाना खाते हैं, हम टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं। अभी 9 बज गया है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, 2 बज गया है तो खाना खाते हैं, शाम के 9 बज गया तो खाना खाते हैं। तो हम टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं, ना ही जब हमारे शरीर को भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कब खाना जरूरी है। उसके बाद हफ्ते में 1 दिन उपवास, ये बहुत ही जरूरी है सबके लिए कि जैसे हम गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, जब उसको मेंटेनेंस करना है तो 2-3 महीने के बाद हम जरूर
गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, तो मगर हम अपने शरीर को भूल जाते हैं और उसका मेंटेनेंस करना भूल जाते हैं। हमारे शरीर का हर एक अंग 24 घंटे काम करता है। मैं इसमें से भी मैं स्पेसिफिकली कहूँगा आपका हार्ट, मतलब आपका हृदय, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेना और सांस लेना अंदर और बाहर की तरफ छोड़ना, ये 24 घंटा चालू है। तो उसकी प्रोसेस सुधारने के लिए हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक से सुधारने के लिए उपवास हफ्ते में 1 बार करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद एक्सरसाइज और योग करना 1 घंटा हर रोज बहुत ही जरूरी है। मतलब जैसे मैंने कहा कि उपवास जो है वो शरीर में और मन पे भी प्रभाव करता है, मगर आप योगा जो है, वो एक्सरसाइज जो है, वो ज्यादा, अगर हम योगा को देखा जाए तो वो शरीर पे, मन पे अच्छे से असर करेगा और शरीर से रोग मुक्त करने के लिए काफी हद तक मदद करेगा। और शरीर में उभारी लाने के लिए, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से ये चौथा प्रिंसिपल है, अगर आपको फिट रहना है या फिर किसी भी डिसीज को शरीर से भगाना है। और आखिरी वाला जो है जरूरी, वो है प्रेयर वंस और ट्वाइस डेली। तो मैंने ये, अगर आप देखेंगे, ये पांचों जो नियम है, इसमें से पहले 4 नियम जो है वो सिर्फ शरीर के लिए लागू है, मगर 5वां जो नियम है जो बहुत जरूरी है, प्रेयर वंस और ट्वाइस डेली, ये पूरे शरीर के साथ मन के लिए भी जरूरी है। तो अभी तो अगर देखा जाए तो ज्यादा करके जो रोग है वो मन पे प्रभाव होता है और फिर शरीर के ऊपर आता है। उसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। जो फॉर एग्जांपल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का बेस्ट एग्जांपल है वो जो कि है डायबिटीज। तो अगर आपके शरीर में स्ट्रेस है, हाइपरटेंशन है, ये भी एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है कि उसका प्रभाव जो आपके मन पे होता है, और जो मन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसके इफेक्ट जो आपके शरीर पे दिखने लगते हैं और धीरे धीरे उस रोग से आप जुड़ जाते हैं। तो 4 नियम और 5वां नियम, ये दोनों मिला के हम अपने शरीर के साथ मन का भी ख्याल रखेंगे, ताकि अपने शरीर में होने वाले जो भी रोग है वो मन में ही खत्म हो जाए और मन से वो शरीर तक ना पहुंचे। तो इस हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कि ये 5 नियम आज के नेचुरोपैथी डे के अवसर पे हम सब लोग अपनाएं और अपनाने के साथ लोगों की तरफ भी पहुंचाएं, ताकि हमारा जो मेन एम है नेचुरोपैथी का, रोग मुक्त भारत, जब ये हमको पूरा सफल करना है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो एक मिशन के साथ हमको जो लगने वाला है वो है ये 5 नियम। अगर हम ये लोगों की तरफ पहुंचाते हैं तो ये जरूर लोगों को फायदा करेगा और हम रोग मुक्त भारत की तरफ जरूर बढ़ेंगे। मैं इसी के साथ रुकना चाहूंगा। मैं, अगर किसी को भी कुछ सवाल पूछना है तो वो जरूर पूछ सकता है। धन्यवाद सर। और जैसा आपने बताया, बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है और ये बहुत ही बेसिक चीजें भी हैं, और हम लोग अपने डे टू डे दिनचर्या में, अपने डे टू लाइफ स्टाइल में इसको किस तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, और यही चीज आवश्यक है। प्रकृति के साथ जुड़कर अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करना आज की बहुत ही ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। तो इसी क्रम में किसी का कुछ अगर प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और उसी के अगले क्रम में हम लोग एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे डिपार्टमेंट में, जो नेचुरोपैथी के कुछ, जैसे आपने बताया हाइड्रोथेरेपी है, तो उसी का ही कुछ एक यहाँ पर है। तो उसको हम लोग अभी डेमोन्स्ट्रेट, एक छोटा सा वीडियो है वो शो करेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है, मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीमा जी, आप अपना प्रश्न करें। सीमा जी, आपको आवाज आ रही है? आपने हैंड रेज किया, कुछ प्रश्न है तो बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। इसके बाद में अगर कुछ प्रश्न हो तो हम लोग देख सकते हैं, कुछ नेटवर्क इश्यूज लग रहे हैं। तो अगला क्रम जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन का है। तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो है वो शेयर करेंगे, और मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर नम्रता मैम को कि वो इसको ओवर देखें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। जैसे कि अभी डॉक्टर अजिंक्य पवार सर ने बताया कि हम नेचुरोपैथी में पंचतत्व से चिकित्सा करते हैं, वही कुछ अभ्यास विभाग में विद्यार्थियों को सिखाए जाते हैं। समय की अल्पता के कारण हम कुछ अभ्यास यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन की फॉर्म में प्रस्तुत कर रहे हैं।
यहाँ पर विभाग में बहुत सारे अभ्यास जो नेचुरोपैथी के हैं, जिसमें मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, जिसे हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, सन थेरेपी, सब कुछ यहाँ पर कराई जाती है। यहाँ पर वीडियो की फॉर्म में हम आपको कुछ अभ्यास दिखाएंगे कि किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को ये अभ्यास फायदेमंद होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फुल बॉडी स्टीम बाथ दिखाया जा रहा है। यह चिकित्सा शरीर से जो विभिन्न विजातीय तत्व है उनको बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें एक लकड़ी या फाइबर का बॉक्स लेते हैं, जिसमें व्यक्ति को एक चौकी पर बिठा दिया जाता है। बिठाने से पूर्व से एक गिलास ठंडा पानी पिलाया जाता है और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है। इसमें व्यक्ति की गर्दन को बॉक्स के बाहर रखा जाता है और बार बार इस सिर के ऊपर रखी पट्टी पर ठंडा जल को छिड़का जाता है। इस पेटी में जो टेम्परेचर होता है स्टीम का, वो लगभग 85 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है और आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इस तापमान को धीरे धीरे बढ़ाकर थोड़ा तक बढ़ाया जा सकता है। जब व्यक्ति इस बॉक्स में होता है तो धीरे धीरे स्टीम के कारण उसे पसीना आने लगता है और जब पसीना आता है तो पसीने के माध्यम से उसके शरीर के जो विजातीय तत्व है वो बाहर निकल जाते हैं। यह अभ्यास हम गर्मियों में 5 से 10 मिनट तक करा सकते हैं और सर्दियों में इस अभ्यास को 10 से 20 मिनट कराया जा सकता है। जब यह स्नान पूर्ण हो जाए उसके बाद व्यक्ति को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है और यह अभ्यास पूर्ण होता है। इस अभ्यास को करने के लिए कुछ सावधानियों को रखना जरूरी होता है, जैसे कि जब अभ्यास कर रहे हो उस समय शरीर पर वस्त्र ना हो। दूसरी सावधानी यह आवश्यक है कि खाली पेट ही इस अभ्यास को करना चाहिए। यह जो अगला अभ्यास आप देख रहे हैं यह फुट बाथ है। इस चिकित्सा को करने के लिए भी एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि ये वीडियो में आप देख रहे हैं। इस यंत्र में जल को भरा जाता है, गर्म जल को, और उसके बाद व्यक्ति के दोनों पैरों को उस जल में भिगो दिया जाता है। यह जो बॉक्स में जल है वो 8 से 9 इंच तक भरा होता है और इस अभ्यास के समय जो जल का तापमान है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। धीरे धीरे करके इस तापमान को बढ़ाया भी जा सकता है, 110 से 112 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाया जा सकता है। इस अभ्यास से पैरों का जो दर्द है या जोड़ों का दर्द, कमजोरी, यह सब दूर होते हैं। तीसरा अभ्यास है आर्म बाथ। यह हाथों की कमजोरी को दूर करने के लिए, हाथों में रक्त के संचरण को बढ़ाने के लिए और मांसपेशियों की थकान को दूर करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। इसमें भी एक उपकरण होता है जिसमें गर्म जल को भरकर रोगी के हाथों को उस उपकरण में अंदर रख दिया जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति को पसीना आने लगता है। नेचुरोपैथी का जो चौथा अभ्यास है वो है लोकल स्टीम बाथ, जिसका अभ्यास आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसमें एक विशेष उपकरण होता है, कुकर जैसा, उसमें स्टीम को बनाया जाता है और रोगी के विशिष्ट अंगों पर उस स्टीम को पहुंचाया जाता है, जिससे रोगी के जो विषाक्त तत्व है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसको करने के लिए जो पाइप है उसमें स्टीम को बनाया जाता है और एक विशेष दूरी रखकर उस भाप को व्यक्ति के अंगों तक पहुंचाया जाता है। जब यह अभ्यास किया जाता है इसके पूर्व व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाया जाता है और यह भाप जो आंखों पर या जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उन पर डायरेक्ट नहीं दी जाती है, जो अन्य अंग है उन पर इसका अभ्यास किया जाता है। इससे जोड़ों का दर्द,
उंगलियों की जकड़न, मांसपेशियों की थकान यह दूर होती है। एक छोटा सा ये डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे डिपार्टमेंट में जो हम लोग विद्यार्थियों को सिखाते हैं उसके क्रम में ही, और इसी के ही आगे अगले क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्रम है दो थैंक्स का। और जैसे कि ये क्रम यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो समापन के इस क्रम में हम लोग अब धन्यवाद ज्ञापन का यहाँ पर क्रम करेंगे। हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर सभी का धन्यवाद। सबसे पहले जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन थे डॉक्टर अजिंक्य पवार जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे डीन ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ डॉक्टर सुबानी बारा मैम का, आदरणीय रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर वी.के. सिंह सर का, ऑनरेबल वीसी सर प्रोफेसर गोपाल पाठक सर का, और साथ ही हमारे जो फैकल्टीज हैं उन सभी का, डॉक्टर गरिमा जायसवाल, डॉक्टर पुनीत मिश्रा और प्रोफेसर नम्रता चौहान मैम, और साथ ही पंकज केसरी जी का भी धन्यवाद। और साथ ही इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में भी जिन्होंने हमें सहयोग करा, राकेश कुमार जो स्टूडेंट हैं हमारे इसी विश्वविद्यालय के, उनका भी धन्यवाद। साथ ही साहिल सर का भी धन्यवाद, और सभी उन व्यक्तियों का धन्यवाद जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसको हमें पूरा करने में मदद करी। और बहुत ही महत्वपूर्ण इस टेक्निकल टीम को जिन्होंने हमें इस पूरे कार्यक्रम को करने में और इसको सफल बनाने में मदद की, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। तो ओम प्रकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप महतो सर को धन्यवाद, और आनंद विश्वकर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के पार्ट को हमें यहाँ पर सहयोग करा। और इसी के साथ ही हम लोग इसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, और समापन हम लोग नेशनल एंथम के साथ में करेंगे। तो सभी से निवेदन कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी अपने स्थान ग्रहण कर लें। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर अपना दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें मदद करी। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हम लोग करते हैं। आप सभी को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। और इस राष्ट्रीय नेचुरोपैथी दिवस के शुभ अवसर पर, जैसा कि हमारे आदरणीय डीन मैम ने आप सभी को एक निर्देश दिया कि हम लोग अपने जीवन में प्रकृति के कुछ उपायों को, कुछ क्रम को अपनाते रहें, तो आप लोग भी आज से ही, और अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो और भी अच्छा है, उसको अपने जीवन में अपनाइए। और प्राकृतिक जीवन जितना रहे उतना ही अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। तो इसी संकल्प के साथ आप सभी को धन्यवाद और आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।